नमस्कार दोस्तों। आज की जो अपनी क्लास है वो स्टैटिक की क्लास है। जैसा कि शेड्यूल में मैंने आपको बताया था, हर संडे अपन स्टैटिक की क्लास को रखेंगे। तो आज संडे है, तो संडे को अपन स्टैटिक की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जब अपन स्टार्ट करेंगे तो आज जो अपना टॉपिक है स्टैटिक का वो यूएनओ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टॉपिक को आज अपन पढ़ेंगे कि कैसे यूएनओ की स्थापना होती है, कैसे यूएनओ की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी क्या कंडीशनें आ जाती हैं कि हमें एक ऐसी बॉडी का निर्माण करना पड़ता है जो आज कम्प्लीटली हर एक देश में उसका ब्रांच ऑफिस है। हर एक देश के ये फैसले, इनके मैटर्स में ये इन्वॉल्व होती है, इनके मैटर्स को मान्य होते हैं, ये अपने डिसीजंस बताती हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक रोल प्ले करती है आज के टाइम पे। तो कैसे ज़रूरत पड़ी इस बॉडी की, यूएनओ की ज़रूरत कैसे पड़ी, इस चीज़ के बारे में आज अपन पढ़ाई करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपन। यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसकी ज़रूरत पड़ी। क्या हुआ कि जब 1914 में और 1914 से 1918 तक, ये ऐसा टाइम था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस वर्ल्ड वॉर के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूं तो इस समय क्या हो रहा था, 36 देश थे जो आपस में लड़ाई कर रहे थे, वो भी दो गुट में। एक तरफ 32 देश थे और एक तरफ सिर्फ 4 देश थे जो लड़ाई कर रहे थे। वो 4 देश कौन कौन थे? एक था जर्मनी, एक था तुर्की, एक था बुल्गारिया और चौथा था ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया है। आज तो ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग अलग हैं, बट उस समय एक ही थे। ये 4 एक तरफ थे, 32 देश एक अलग थे, जिसमें एक इंग्लैंड भी शामिल था। तो इनके बीच क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। ये युद्ध चलते चलते ऐसी कंडीशन में पहुंच गया था जहां ये चारों देश कमज़ोर पड़ने लग गए थे। तब इन पे हावी होकर इनके साथ संधि की गई थी। उन संधि का मैं आपको नाम बता देता हूँ। जो सबसे पहले संधि की गई थी वो थी सेवर्स की संधि। जब भी कोई युद्ध होता है तो उसकी एंडिंग किसी संधि के साथ होती है, किसी समझौते के साथ होती है, तभी उस पर विराम लगता है। तो सेवर्स की संधि हुई थी। इस सेवर्स की संधि में तुर्की का विभाजन किया गया। सबसे पहले सेवर्स की संधि हुई, उसमें तुर्की का विभाजन हुआ। और अगर हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है और अपन पढ़ेंगे भी आगे, तो उसमें हम देखेंगे, जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में आएगा जब तुर्की के विभाजन हुआ था तो इसके लिए इंडिया में भी खिलाफत आंदोलन चला था, क्योंकि इस तुर्की के विभाजन के साथ ही खलीफा का जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया था। तो इस तुर्की का विभाजन किस संधि से हुआ था? वो सेवर्स की संधि थी। ठीक है। दूसरी जो संधि हुई थी वो संधि थी वर्साई की संधि। ठीक है, वर्साई की संधि। इस वर्साई की संधि के पहले तो इसकी मैं डेट बता देता हूँ आपको एग्जैक्ट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि इस संधि पर ही जर्मनी ने साइन किए थे। तो वर्साई की संधि जो हुई थी वो हुई थी 28 जून 1999। 28 जून 1919 को जर्मनी ने वर्साई की संधि पे साइन करके अपनी हार स्वीकार की थी, और इसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध था, वो समाप्त हो गया था। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो बहुत सारे देश एक जगह इकट्ठा हुए। इकट्ठा होकर उन्होंने बोला कि फिर से ऐसी कंडीशनें ना बने, फिर से कोई देश आपस में ना लड़े, तो उसके लिए हम एक बॉडी का निर्माण करते हैं जो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखे और फिर से ऐसी कंडीशनें ना होए कि फिर से पूरा विश्व आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 10 जनवरी को 10 जनवरी 1920 को कहाँ? जेनेवा में। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में 10 जनवरी 1920 को एक बॉडी की स्थापना की गई। उस बॉडी का नाम था लीग ऑफ नेशन।
इस बॉडी का जो उद्देश्य था, इसकी स्थापना का जो मेन उद्देश्य था, वो मेन उद्देश्य यही था कि फिर से ऐसी कंडीशनें ना आए कि विश्व आपस में लड़ने लग जाए। बट इसने अपना काम ढंग से नहीं किया और कहीं ना कहीं जर्मनी के भी बीच में उसके मन में ये शंका थी कि फिर से वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए इस लीग ऑफ नेशन ने भी अपना काम प्रॉपर नहीं किया और हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो फिर से शुरू हो गया और ये शुरू हुआ था 1939 से 1945 तक। इस विश्व युद्ध में क्या हुआ कि पूरा विश्व दो धड़ों में बट गया। एक थे धुरी राष्ट्र और दूसरे थे मित्र राष्ट्र। इन दो धड़ों में आपस में लड़ाइयाँ चलने लग गई। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। धुरी राष्ट्र में एक जर्मनी था, एक जापान था, इटली था, ये सारे देश लड़ रहे थे। मित्र राष्ट्र में सिर्फ 5 देश थे। यूएसए था, यूनाइटेड किंगडम यूके था, फ्रांस था, रसिया था और चाइना था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब यही 5 देश शक्तिशाली या महाशक्ति के रूप में उभरे थे और इन्हीं ने फिर इन्होंने अब इसकी समाप्ति कैसे हुई वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यूएसए ने क्या किया। यूएसए ने 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर है हिरोशिमा में इन्होंने एक परमाणु बम गिरवाया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। बट काम इसने बहुत ही भारी किया था। और हिरोशिमा पे जब इनको लगा कि अभी भी जापान पूरी तरह से झुका नहीं है तो 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे इन्होंने दूसरा परमाणु बम गिरवाया जिसका नाम था फैटमैन। ये नाम के अकॉर्डिंग ही था। भारी भरकम इसने भी नुकसान किया था जापान का। आज भी उन पे साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इन 2 परमाणु बम के साथ ही जो धुरी राष्ट्र थे उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे विराम लग गया था। अब फिर से यूएसए के राष्ट्रपति थे, मैं अगर आपको बताऊं, उन्होंने फिर से सोचा कि ये कंडीशनें जो बन रही है, कोई भी युद्ध होता है तो उससे कभी भी किसी जीतने वाले और हारने वाले दोनों का ही भला नहीं होता, दोनों का ही नुकसान होता है। तो इनका अगर मैं नुकसान हो, इन नुकसान से बचना चाहिए देशों को और फिर से ऐसी कंडीशनें नहीं बनानी चाहिए। तो फिर इन्होंने अपना एक विचार दिया था। वो थे यूएसए के राष्ट्रपति। इन्हीं को यूएनओ के जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं का विचार था। यूएनओ के जो यूएसए के 32वें राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने क्या कहा, ये इनका कार्यकाल था वो था 1933 से 1945 और इन्होंने कहा हमें एक ऐसी बॉडी बनानी है, सभी के सामंजस्य से बैठ के हमें एक सी बॉडी का निर्माण करना पड़ेगा जो अपना कार्य प्रॉपर ढंग से करे। और इन्हीं के विचार को लेकर जून 1945 को कहाँ, यूएसए में 50 देश इकट्ठा होते हैं और अपना एक चार्टर पारित करते हैं कि हम ऐसी बॉडी बनाएंगे जो हमारे बीच सामंजस्य बैठाएगा और फिर से कोई युद्ध की स्थिति नहीं आए। और इन्हीं के किए हुए वादे के अनुसार डेट मैं आपको बता देता हूँ, 24 अक्टूबर 1945 को कहाँ पे, सेंट फ्रांसिस्को में अब 51 देश इकट्ठा होते हैं और
एक बॉडी बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस बॉडी का निर्माण होता है। अब ये जो 51वां देश आया है, जो इसमें एक और ऐड हुआ है, वो था पोलैंड। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। स्थापना की जगह थी सेंट फ्रांसिस्को। सदस्य थे 51 देश थे। 51वां देश था पोलैंड, और इसी के साथ यूएनओ की स्थापना हो गई। और जैसे ही 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना हुई, उसी के 6 दिन बाद अपना देश, अपना प्यारा देश भारत भी इसमें शामिल हो गया। 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी यूएनओ का सदस्य बन गया। ठीक है, अब इसके फैक्ट की अगर बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है यूएनओ की स्थापना, इसकी स्थापना कहाँ हुई, ये पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना के समय सदस्य कितने थे, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछना चाहे तो वर्तमान सदस्य इसके कितने हैं, वो पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो बनेंगे इसमें। इनकी जो भाषा है, ऑफिशियल जो इनकी लैंग्वेज है, वो पूछी जा सकती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूएनओ के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो स्थापना का मैंने आपको बता दिया, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, कहाँ हुई थी ये भी मैंने आपको बता दी, सैन फ्रांसिस्को। फिर स्थापना के समय देश कितने थे, ये भी मैंने आपको बता दिया, 51। और वर्तमान में आपसे सदस्य पूछ ले तो यह है 193, 193। और अगर इसमें आपसे पूछ ले 193वां देश कौन सा है, तो वो है दक्षिणी सूडान, जो 2011 में इसमें ऐड हुआ था। इसके अलावा यूएनओ के 2 ऑब्जर्विंग स्टेट भी हैं, वो अलग से आपसे पूछे जा सकते हैं। उन्हें ऑब्जर्विंग स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है। अगर आपसे पूछ ले, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये शब्द दिया हुआ हो, ऑब्जर्विंग स्टेट कौन कौन है यूएनए के, तो ये 2 हैं। कौन कौन है, एक है फिलिस्तीन और दूसरा है होलीसे। ये 2 ऐसे देश हैं जो यूएनओ के ऑब्जर्विंग स्टेट हैं। ऑब्जर्विंग स्टेट की कैटेगरी में इन्हें रखा जाता है। इसके अलावा वर्तमान सदस्य है वो 193 है। 193 इसके देश है। 193 कौन सा देश है, दक्षिणी सूडान है। 2011 में इसको ऐड किया गया था। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय है मैनहट्टन में, और मैनहट्टन पड़ता है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। 6 कौन कौन सी है, अरबी है, चाइनीज़ है, इसके अलावा अंग्रेजी है, इसके अलावा फ्रेंच है, इसके अलावा रशियन है, और इसके अलावा एक लैंग्वेज और है जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन की लैंग्वेज है, सॉरी स्वीडन ही स्पेनिश लैंग्वेज है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, स्वीडन नहीं है, स्पेनिश है। ये 6 यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, आपको क्वेश्चन होगा कि यूएनओ की आधिकारिक भाषा है या नहीं है।
ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और फिर ऑप्शन में नहीं है पूछा होगा तो 3 ये भाषा दी होगी, एक अलग लैंग्वेज आपको मिलेगी। अगर पूछ ले कौन सी आधिकारिक भाषा है तो कोई एक लैंग्वेज ये होगी, बाकी 3 अलग रखी जाएंगी और उस हिसाब से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूएनओ का जो मैक्सिमम कार्य है वो किस लैंग्वेज में होता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है EF। EF का मतलब है अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच में ही यूएनओ का मैक्सिमम कार्य होता है। इसके अलावा इसकी आधिकारिक भाषा 6 है। इसके अलावा मैंने आपको इसके सदस्य मैंने आपको बता दिए हैं, कितने इसके सदस्य हैं वो चीज़ हमने बता दी आपको। अब अगर अपन बात करें इसके अंग की, कि यूएनओ के अंग कितने हैं, कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं, वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि एक यूएनओ की स्थापना कैसे हुई ये एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में बन गया, एक पिक्चर क्रिएट हो गई होगी आपके दिमाग में। तो अब अगर अपन बात करें इसके अंग की, तो इसके 6 अंग हैं टोटल। वो 6 अंग कौन कौन से हैं वो अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट है महासभा, दूसरी है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सचिवालय, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है इकोसोक और छठा है न्यास परिषद। ये इसके 6 अंग हैं, ठीक है। इन 6 अंग का कार्य क्या क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। इन 6 अंग में एक जो खास बात है वो ये है कि जो ये 5 स्टार्टिंग के हैं और जो ये लास्ट है, जो स्टार्टिंग के 5 है वो अभी भी एक्टिव हैं, यानी अपना कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जो इनके जिस पर्पज़ के लिए इनकी स्थापना की गई थी वो अपना कार्य आज की डेट में भी कर रहे हैं। लेकिन जो न्यास परिषद है वो एक्टिव नहीं है। इसका मतलब इसे अपना कार्य नहीं कर रहा, इसका कार्य पूरा हो चुका है। इसने जो अपना लास्ट कार्य किया था वो 1994 में किया था, पलाऊ के लिए इसका हेल्प का कार्य था। ये इसका सबसे लास्ट का काम था, उसके बाद में कभी न्यास परिषद की ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी तक। और इस तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूएनओ के एक्टिव अंग कितने हैं तो वो सिर्फ 5 है, अगर एक्टिव शब्द लिखा है। और सिर्फ आपसे ये पूछे कि यूएनओ के अंग कितने हैं तो आप नो डाउट 6 बताएंगे। 6 अंग हैं, कौन कौन से हैं? 6 अंगों की अगर अपन बात करेंगे, महासभा है, सचिवालय है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इकोसोक है और न्यास परिषद है। जिसमें से एक न्यास परिषद ही है जो अभी एक्टिव नहीं है, बाकी 5 जो अंग हैं वो एक्टिव भी हैं, अपना कार्य कर भी रहे हैं। अब अपनी अगली वाली जो क्लास होगी उसमें इन अंगों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इन अंगों का क्या काम है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हैं और इनमें क्या इनके जो प्रोसेस है, क्या इनका जो मीटिंगों का टाइम पीरियड है, कब कब इनकी मीटिंगें होती हैं, किस पर्पज़ के लिए इन अंग को बनाया गया था, वो सब अपन अगली वाली क्लास में देखेंगे। अगली वाली क्लास में अपन अंग को डिटेल से पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको लगता है ये आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एग्ज़ाम की लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, इतना ही नहीं, अगर आपने अभी करंट के भी, अगर अभी जो क्वेश्चन 2020 में भी जो पेपर हुए हैं उनमें भी आपने अगर देखा होगा तो स्टैटिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एग्ज़ाम में और हर कोई बंदा स्टैटिक नहीं पढ़ सकता, इसलिए आपके लिए स्पेशल क्लासें अरेंज की गई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।